चलिए, हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज 3 दिन के बाद हम लोग फिर से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आप उम्मीद है कि आप 3 दिन को बर्बाद नहीं किए होंगे और मैक्सिमम मिनिमम का पूरा रिवीजन कर लिए होंगे। ठीक है, बस मैक्सिमम मिनिमम बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है कि उससे आएगा ही। पिछले 25-30 साल में कभी भी गैप नहीं हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन भी डिजर्व करता है, मतलब इवन आप 12 का बात नहीं कर, कॉम्पिटिशन लेवल में भी निश्चित तौर पर आना ही आना है क्वेश्चन, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो उम्मीद है कि आप कर ही लिए होंगे। चलिए आप आगे बढ़ते हुए देखो, आप तो सोचे कि आप मतलब सुहेल और सोचे कि हम लोग चलो लिमिट खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फेस टू फेस बात करेंगे। वो भी बीत गया। फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए, तो जो डिफरेंशिएशन करने के बाद तो हम लोग फेस टू फेस बात करेंगे, वो भी बीत। मैक्सिमम मिनिमम सोचे क्या, वो तो सामने सामने पढ़ा के क्वेश्चन पढ़वाएंगे, लेकिन तो वो भी बीत गया। लगता है पूरा डिफरेंशिएशन ऐसा ही निकल जाएगा, पूरा डिफरेंशिएशन हम लोग वीडियो में ही निकल जाएगा। चलिए, बहुत हद तक निकल ही गया। अब 4 एप्लीकेशन आपको पढ़ना है, मैक्सिमम मिनिमम, रेट मेजर, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, रॉस थ्योरम। तो हम लोग अब एक एप्लीकेशन पढ़ लिए, मेन एप्लीकेशन तो पढ़ लिए। अब सेकंड एप्लीकेशन हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं यहां से, रेट मेजर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक, बस लेकिन इसमें 10 क्वेश्चन है, 2 नंबर का भी है, 1 नंबर का भी है, 4 नंबर का है। 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें नहीं है, 6 नंबर वाला नहीं है, बस 1-2 नंबर, 4 नंबर तक मैक्सिमम जाएगा, लेकिन तब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में आइए ध्यान रखते हुए चलिए। देखो, रेट मेजर में कंसेप्ट क्या है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, जब रेट मेजर का हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो प्रोसेस क्या होगा, क्या आइडेंटिफाई द क्वांटिटी। जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे, इसमें क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग रेट मेजर के नाम से भी जाना जाता है। जानना चाहोगे क्यों? तो देखो, तुम्हें आप पैरामीट्रिक इक्वेशन याद है, पैरामीट्रिक का डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक का डिफरेंशिएशन याद है, अरे ये वाला, x बराबर 2t स्क्वायर और y बराबर 3t प्लस 5। ठीक, बस x और y दो वेरिएबल है, जो तीसरा वेरिएबल t पर डिपेंड कर रहा है, तो t को कहते थे ना पैरामीटर, और जो इक्वेशन उनको जो इक्वेशन दिखा रहे हैं उसको पैरामीट्रिक इक्वेशन। इसको बनाने का तरीका क्या था, इसका डिफरेंशिएशन याद है, क्या बनाते थे? सबसे पहले इसको एक t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, dx बाई dt। सो क्या आ जाएगा, 4t। दिस इज dy बाई dt। सो रिजल्ट क्या आ गया, दिस इज 3। ना dy बाई dx आपस में डिवाइड किए और बस को निकाल लेते थे। फिर हम लोग dy बाई dx कैसे निकालते थे, तो dy बाई dx बराबर दिस इज dy बाई dt और dx बाई dt। इस मेथड से हम लोग dy बाई dx का मान निकाल लेते थे। याद आता है ना? इसको ध्यान से पढ़ो, ये क्या है, अगर हम लोग मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, कि इफ x एंड y आर 2 वेरिएबल, अगर 2 वेरिएबल है विच डिपेंड्स अपॉन टाइम, टाइम मान लेते हैं, यहाँ पर t आर्बिट्री नहीं है, टाइम ले रहे हैं। x एंड y आर 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल है विच आर डिपेंड्स अपॉन टाइम, जो टाइम पर डिपेंड करता है, विच डिपेंड्स अपॉन टाइम। ठीक है, x और y 2 वेरिएबल है जो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। क्या आप समझ रहे? बस x और y 2 वेरिएबल है जो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, देन dy by dx कैन बी रिटन एज, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। सो dy by dx बराबर dy by dx बराबर dy by dt, और ये हो जाएगा dx by dt। सो dy by dt और बटा में क्या आ गया, dx by dt। इसको याद करो, ये क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y लिख सकते हैं इसको, dy by dt। अरे फिजिक्स में पढ़ता है dx by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, dv by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसी तरह तो ये भी है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, और नीचे तुम्हारे पास क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x, रेट ऑफ चेंज ऑफ x। ठीक है, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x। मतलब डिफिनेशन क्या आया कि dy by dx क्या है, तो dy by dx is defined as the ratio of the rate of change of y is to rate of change of x। मतलब dy by dx होता क्या है, तो दो क्वांटिटी y और x दोनों के चेंज का रेट, जो चेंज होने का जो रेट है उसके रेशियो कर सकते हैं dy by dx। That is why dy by dx is also known as rate measure। dy by dx का बहुत मीनिंग है, ज्योमेट्रिक का मीनिंग हो सकता है, मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है, मतलब उसी तरह से ये आपका रेट के रूप में डिस्कस किया जा सकता है। सो दैट dy by dx is also known as रेट मेजरर। अब आप रेट मेजरर क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे, तो रेट मेजरर का क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहला काम क्या, आइडेंटिफाई द क्वांटिटी हुज रेट इज डिस्कस। क्वेश्चन पढ़िए, लैंग्वेज पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए
कि वो कौन सा क्वांटिटी है जिसके रेट के बारे में बात किया जा रहा है। आइडेंटिफाई द क्वांटिटी हुज रेट इज डिस्कस। डिस्कस करने का मतलब या तो रेट दिया रहेगा या रेट मांगता हुआ रहेगा, ठीक है बस। पर देखो कि क्वांटिटी है बढ़ रहा है इस यूनिट के रेट से, इतना यूनिट के रेट से, ठीक है। दूसरा क्वांटिटी का कि रेट क्या होगा, तो एक का कुछ का रेट दिया रहेगा, कुछ का रेट मांगता, जरूरी दो ही हो, मान लो 3 का रेट दिया, चौथा मांगता रहेगा, 2 का दिया रहेगा, 1 का मांगता रहेगा, 1 का दिया रहेगा, 1 मांगता रह सकता है। तो वही करेक्ट क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए और आइडेंटिफाई कीजिए द क्वांटिटी हुज रेट इज डिस्कस, हुज रेट इज डिस्कस। तो आइडेंटिफाई द क्वांटिटी हुज रेट इज डिस्कस, पहला स्टेप तो यही। दूसरा स्टेप्स, ठीक बस, दूसरा स्टेप क्या हो सकता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज, इन दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकाल दीजिए। आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद उनके बीच में रिलेशन निकालिए बाय द हेल्प ऑफ मेंसुरेशन और ज्योमेट्री। ठीक है, मेंसुरेशन के मदद से या ज्योमेट्री के मदद से। मेंसुरेशन हमारा क्या बोल रहा है, मेंसुरेशन हमारे क्षेत्र में थी, 10th में पढ़ाते खत्म हो गया था, ठीक है। जैसे नहीं होता सरफेस एरिया, किसी स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा, इस तरह का डाटा। तो मेंसुरेशन के मदद से या ज्योमेट्री के मदद से रिलेशन निकाल दीजिए, ठीक है बस। ना अगला शब्द तुम्हारे पास क्या है कि रिलेशन निकालने के बाद उसको डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है बस। डिफरेंशिएट द रिलेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए और जो जो डाटा अवेलेबल है वो उसको पुट कर दीजिए। फिर से ध्यान से सुन लो और नोट करो। पहला स्टेप क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिफाई द क्वांटिटी हुज रेट इज डिस्कस। आइडेंटिफाई द क्वांटिटी हुज रेट इज डिस्कस। दूसरा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज क्वांटिटीज बाय द हेल्प ऑफ मेंसुरेशन और ज्योमेट्री। तीसरा स्टेप क्या था, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाए। और चौथा स्टेप्स, पुट द अवेलेबल डाटा, जो जो डाटा अवेलेबल है वो उसको उसमें पुट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हुए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो शुरू का जो चैप्टर्स में पहला 10 क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो एकदम ऑब्जेक्टिव है, सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव है। हाँ एक बात, जैसे किस किताब से पढ़ा रहे हैं, तो ये कोई हमको लिंक पे, कोई किताब मेरा थोड़ा डाउनलोड किया हुआ है कि आप उसका लिंक मांग रहे हैं। अरे बस की ये किताब तो जो आप अपना छपवाते हैं, सो मेरा पर्सनल छपाया हुआ बुक्स कहीं पे मार्केट में अवेलेबल हुआ है कि आप उसको खरीद सकते हैं, इसलिए आपको तो हम पूरा पूरा उसका मटेरियल भेज ही देते हैं, आप उसके साथ में बनाते रहिए तो काम कर रहेगा। हाँ चलिए पहला क्वेश्चन सुनो, क्या बोलता है कि द रेडियस ऑफ द सर्किल, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, विद इन 1 नंबर में आएगा। द रेडियस ऑफ द सर्किल is increasing at the rate of 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सर्किल है जिसका रेडियस 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से बदल रहा है। तो फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया, बताइए उसके एरिया में किस तेज गति से चेंज आएगा, कब चेंज भी हर समय मोमेंट अलग अलग हो रहा होगा, उस समय जिस समय रेडियस का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। जो बोला फिगर बना दी, एक सर्किल था, सर्किल का ठीक है, किस चीज की बात कर रहा है, रेडियस और एरिया। तो पहला आइडेंटिफाई द क्वांटिटी हुज रेट इज डिस्कस, जिसके रेट के बारे में बात कर रहा है, तो एक रेडियस और एक एरिया। तो हम लोग सपोज से शुरू कर रहा है, वैसे 1 नंबर का ही, लेकिन तब भी दिखने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आर इज द रेडियस, ए इज द एरिया। अब बताओ किसी सर्किल का रेडियस और एरिया में क्या रिलेशन है, अभी तक बैठ रिलेशन नहीं जान रहा। एरिया और एरिया में क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, दिस इज पाई आर स्क्वायर। कोई दूसरा रिलेशन कहां से आ जाएगा, वही ना है, आई आर स्क्वायर, नॉट डिफरेंशिएट बोथ साइड। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, सो डी ए बाई डी टी बराबर 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। अब जो डाटा अवेलेबल है वो उसको रख दीजिए। कितना दिया हुआ था, हमसे क्या मांगा था कि डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी दिया हुआ था ना आपका, डी आर बाई डी टी कितना था 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और डी आर बाई डी टी आपसे मांग रहा था कब, जब आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो लो इसको बढ़ा, सो 2 पाई आर का वैल्यू 5 और डी आर बाई डी टी का वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लो गुना कर देना चाहिए, कितना हो गया पाई। अब यूनिट लिखना नहीं भूलना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट गलती हुआ तो 1 नंबर काट सकता है, 1 नंबर का ही 1 नंबर काट ही लेगा, अब काट ले तो काट लेगा, गलती है तो गलती है। अब इसको ध्यान से देखते चल जाइएगा सब क्वेश्चन समान। तो पहला 10 क्वेश्चन ऐसा ही है, छोड़ दें, 10 क्वेश्चन ऐसा ही है, छोड़ दें, कह रहे के बाद कहीं पढ़ा दियो और पढ़ा पाए नहीं भाई, देख लो 2-2 मिनट तो लगभग करेगा, 1-2 और पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 देखो,
द रेडियस ऑफ द सर्कुलर सोप बबुल, एक सर्कुलर सोप बबुल है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सोप बबुल देखा ना, सोप बबुल बुलबुल नहीं समझता, बुलबुल क्या सबका होता है, स्फेयर, हॉलो स्फेयर। तो एक स्फेयर है, अड़ी बस क्या बोल रहा है कि इसका रेडियस मान लेते हैं आर और ए। सपोज अड़ेगा, सपोज ए इज द रेडियस, आर इज द रेडियस, ए इज द एरिया। क्या बोल रहा है जी, क्या रेडियस पर सर्कुलर बबल इज इंक्रीजिंग, यानी कि डी आर बाई डी टी, ये कितना है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या पूछा कि सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा, डी बाई डी टी, कब, आर बराबर क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। अब बताओ सरफेस एरिया और रेडियस में क्या रिलेशन होता है। अरे मेन रिलेशन है, नया आपके कैसे स्कूल से निकल के आ गए, मेन तो रिलेशन है, एक नंबर का क्वेश्चन है, रिलेशन है तो देना ही चाहिए, और कौन जीरो देगा तुमको। और डिफरेंशिएशन है, ए बराबर क्या होता है, दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया नहीं आता है, अब इसको डिफरेंशिएशन कर दो, डी ए बाई डी टी, सॉरी डी ए बाई डी टी बराबर 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी का वैल्यू दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, 2 पाई तो जन्म में करता है, तो क्या आप आंसर निकाल सकते हैं ना बात। तो ऐसा ऐसे क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं करेगा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बना लेना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहे हैं। क्या बोल रहा है, इफ द साइड, अरे बीच वाला क्वेश्चन भी आपने वही क्वेश्चन एक है, डाटा बदल के भर दिया है, मतलब के का मोटा सेपरेट बुक आया था उसी से था, हम भी ध्यान देते, सेपरेट कमांड बुक था ना उसी का है, हम भी उतारते सीधे, दिमाग लगाए हैं, छाटे उठे नहीं है, ये वाला सीधे सीधे उन्हीं का है एक्सरसाइज का। देखो क्या बोल रहा है, इफ द साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल समझता है ना, if the side of the equilateral triangle increases uniformly at the rate of 3 meter per second। देखो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसका जो साइड्स है वो 3 मीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। बस कह रहा है कि बताइए एरिया किस रेट से बढ़ेगा, जब रेडियस का, जब साइड का लेंथ कितना है तो 10 मीटर। तो तुम सोचो, दो क्वांटिटी मान लेते हैं, एल इज द लेंथ, एल इज द लेंथ, ए इज द एरिया। क्या क्या दिया हुआ जी, साइड इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, साइड इंक्रीज का 3 मीटर पर सेकंड से, डीएल बाई डी का मान क्या है 3 मीटर पर सेकंड, और आपसे क्या मांग रहा है, डीएल बाई डी मांग रहा है, कब, जब लेंथ का वैल्यू 10 मीटर है, जब लेंथ का वैल्यू 10 मीटर है। तो क्या आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते, डीएल बाई डी दिया हुआ है और ऐसा दिया, तो आराम से आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। क्या रिलेशन आपको मालूम है, ए और एल में रिलेशन क्या होता है जी, आप बताओ तो मान लें, जहां तक बताओ, एक इक्विलैटर वहीं बैठो, वहीं से बताओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल और तुम्हारे साइड में का एरिया और लेंथ में क्या रिलेशन होता है, कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल और साइड की लेंथ याद है भी, चलो देखते हैं क्या बता रहा है, बताओ। ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बराबर क्या होता है, दिस इज √3/4 into L स्क्वायर। बस रहा सा जान खत्म, अब इसमें कुछ नहीं, अब इसमें कौन जाए, इसको डिफरेंशिएट करो, जो डाटा अवेलेबल है वो रख देना, आंसर देते हैं। तो प्लेन क्वेश्चन है, छोड़ देना, छोड़ ही देते हैं। चलो अगला, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या बोल रहा है कि द साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 10, द एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक क्यूब है, क्यूब क्यूब समझता है ना, क्यूब, क्यूब का जो साइड है वो इंक्रीज कर रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। एक क्यूब है, मान लेते हैं एल इज द लेंथ, सपोज एल इज द लेंथ, वी इज द वॉल्यूम, सो क्या दिया हुआ डी एल बाई डी टी, फिगर नहीं बनाए, उतना जरूरत नहीं था, तुम चाहो तो बना लो, और अब सब चीज हम ही कर रहे हैं, तुमने नहीं कुछ करेगा। 0.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक, बस चाहे 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में सब डाटा दिया, सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा, कब, जब लेंथ का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो बताइए कि वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा। ठीक है, वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा, बना लो। ये तो बहुत छोटा है, हम बोला पहला 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, पहला 10 को छोड़ा दो तो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, हम छोड़ ही दो 10 को, अब कहा छोड़ देगा, अब कॉपी खराब लगेगा नहीं, आराम से 5-10 मिनट, 10 मिनट में तो 10 को बन जाएगा, धन धन।
बता क्या होता है रेशन, v बराबर क्या होता है, दिस इज एल क्यूब। नाउ डिफरेंशिएट कर लो, सो dv बाई dt बराबर 3l स्क्वायर dl बाई dt। जो जो डाटा अवेलेबल रख दो, dl बाई dt दे दिया है, l का वैल्यू दे दिया, फिर तो कोई बच्चा ही बना देगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, देखो हम लोग का कंसेप्ट को मैंने हर क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट रिवाइज करते रहना। कंसेप्ट क्या था कि आइडेंटिफाई द क्वांटिटी हुज रेट इज डिस्कस, वो क्वांटिटी जिसके रेट के बारे में बात किया जा रहा है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज, इनके बीच में रिलेशन निकालिए, ठीक बस। और डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए और तब अवेलेबल डाटा पुट कर दो, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन इस प्रकार का, हाँ क्वेश्चन नंबर 13 था ना, एक स्फेरिकल बैलून इज पम्प, एक स्फेरिकल बैलून है, स्फीयर है, जल्दी बन गया, इज पम्प, उसमें पम्प मतलब हवा डाला जा रहा है, हवा बढ़ा, हवा बढ़ने से क्या हो रहा होगा, फॉल रहा होगा, क्या क्या बढ़ रहा होगा, रेडियस, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सब तो बढ़ ही रहा होगा, लेकिन किसका रेट दे रहा है, एट द रेट ऑफ 10 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्यूबिक सेंटीमीटर यूनिट तो पकड़ो, यूनिट से पकड़ो, जब नहीं पता नहीं किसका तो यूनिट से पकड़ो। क्यूबिक किसका होता है, सरफेस एरिया का, रेडियस का या वॉल्यूम का, मस्ट बी वॉल्यूम का। तो आपका वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है कि dv बाई dt बराबर 10 क्यूबिक, क्यूबिक और क्यों दे ना, क्यूबिक पर सेकेंड। और कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ द इंक्रीज ऑफ द रेडियस, dr बाई dt निकालिए, कब कब, ठीक है, व्हेन द रेडियस इज, ठीक है, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, सो रेडियस 5 सेंटीमीटर। बोलो अब रहेगा कोई वॉल्यूम और इसमें क्या लेसन होता है, याद करो, किसी का वॉल्यूम और इसमें क्या रिलेशन होता है, स्फेरिकल वॉल्यूम, स्फेरिकल, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, दिस इज 4/3 पाई r क्यूब। हाँ अब तो जाने नहीं है, आप इसमें कहा है, इसको डिफरेंशिएट कर लो, बैटलर रहेगा अभी, केवल अपने से नहीं कुछ करना है, इसको डिफरेंशिएट कर, कुछ dv बाई dt 4/3 पाई r स्क्वायर 3r स्क्वायर dr बाई dt। तो देखो यही क्वेश्चन शुरू का कुछ ऑब्जेक्टिव ही है, सीधे बढ़िया ना, इजी है तो निकल चल जाए, लेकिन यार जितना बनाया सब एक एक नंबर का है, एक को 2 नंबर का नहीं आया, सब एक ही नंबर वाला क्वेश्चन। चलो अब पहला एक अच्छा क्वेश्चन से बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ द एक्सपैंडिंग रेक्टेंगल is increasing at the rate of 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कोई रेक्टेंगल है, कोई रेक्टेंगल है, वो इसका एरिया इंक्रीज कर रहा है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के रेट से, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के रेट से। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द ब्रेथ, ठीक है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, देखो क्या बोल रहा है, रेक्टेंगल की बात कर रहा है, ठीक है, जो बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रहा है, चौड़ाई बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक एरिया बढ़ रहा होगा, ठीक है। लेकिन बढ़ने के समय क्या है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द ब्रेथ। जो रेक्टेंगल का लेंथ है, ठीक है, रेक्टेंगल का लेंथ है वो ब्रेथ के स्क्वायर के बराबर, यानी एल बराबर क्या हो गया, दिस इज बी स्क्वायर, एल बराबर क्या हो गया, दिस इज बी स्क्वायर, ठीक बस। The length of the rectangle is always equal to the square of the breadth. At what rate the length is increasing? पता है किस रेट से लेंथ इंक्रीज करेगा, at what rate the length is increasing at the instant when the breadth is 4.5 सेंटीमीटर, उस समय जब ब्रेथ का वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर है। देखो क्या बोल रहा है, ध्यान समझो, एक रेक्टेंगल है, देख लिया, जिसका लेंथ ब्रेथ मतलब बढ़ रहा है, तो लेंथ भी बढ़ रहा है, ब्रेथ भी बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है। सपोज कुछ कर लेना, सपोज एल बी, एल मान लेना, बी मान लेना, ए मान लेना, ठीक है। आपसे क्या क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि लेंथ का वैल्यू डी एल बाई डी टी का वैल्यू दिया हुआ है कि लेंथ इज एक्सपेंडिंग एट द रेट इक्वल टू, नहीं लेंथ का ही रेट मांग रहा है, लेंथ इज इंक्रीजिंग किस रेट से, जबकि एरिया का रेट दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो बताओ हम तुमको क्या समझाए हैं, अभी तक का जो क्वेश्चन तुमको हम समझा रहे हैं, ठीक बस, ये क्वेश्चंस किस प्रकार का हम लोग फॉलो किए हैं उसको देखो एक बार।
मतलब क्या बोला, आइडेंटिफाई द क्वांटिटी हुज रेट इज डिस्कस, ठीक है, वो क्वांटिटी का जिसके रेट के बारे में बात किया जाए। तो बोलो फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज, इनके बीच में रिलेशन निकाल लीजिए। तो क्या प्रोसेस होगा, तो बता दो क्वांटिटी कौन कौन, एक हो गया लेंथ और एक हो गया आपका एरिया। एरिया और लेंथ, अब बता एरिया और लेंथ में क्या रिलेशन हो सकता है, सोच के देखो। एरिया बराबर क्या होता है ना, डायरेक्ट तो कोई रिलेशन होता ही नहीं है, ठीक है, नहीं होता, लेकिन थोड़ा दिमाग सोचो। यहाँ पर एल बराबर क्या दिया हुआ, बी स्क्वायर, हमको एल और बी, जब बी नहीं चाहिए बी, तो क्या यहाँ बी का वैल्यू लिख सकते हैं। सबसे पहला काम यही तुम्हारे पास कि आइडेंटिफाई द रिलेशन, आइडेंटिफाई द क्वांटिटी, फाइंड द रिलेशन। रिलेशन देखो वहीं से डिफरेंशिएट दो बार करके बनाया जा सकता है, लेकिन मेरा कंसेप्ट हम सीधा है, फाइंड द क्वांटिटी, आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन दीज टू, उनके बीच में रिलेशन निकाल दिया जाए और देन डिफरेंशिएट, और तब आप इसको डिफरेंशिएट करो। सो क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो, 3/2 L का पावर हाफ dL/dt, ठीक बस। सो आपका रिलेशन देखो dA/dt दिया हुआ है क्वेश्चन, 3/2 L का पावर हाफ को आप लिख सकते हैं b और dL/dt। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है, तो क्या आप dL/dt डिस्कस नहीं कर सकते, तो क्या आप dL/dt को डिस्कस नहीं कर सकते, आसानी से डिस्कस किया जा सकता है, आप चाहिएगा तो डिस्कशन हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन, ठीक है बात, चलो अगला। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, सुनो क्या बोला था, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट। एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, मतलब क्या दिया हुआ है, dV/dt इज कांस्टेंट, ध्यान से चलो। The volume of the cube increased at constant rate. Prove that the increase in the surface area, ठीक है बस, उसका जो सरफेस एरिया होगा, उसका जो इंक्रीज होगा, varies inversely proportional to its length, यानी कि ds/dt is inversely proportional to L। ये हम लोग को प्रूफ करना है। एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो ये लेसन। तो बता, अगर तुम क्वेश्चन देख के हमारा तो नहीं बनेगा, एकदम बढ़िया से अपने आप को समझाओ कि क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है। हर क्वेश्चन में दो इंफॉर्मेशन, ठीक बस, एक का रेट दिया हुआ है, एक का रेट मांग रहा है। बता किसका रेट दिया हुआ है, dV/dt, किसका रेट डिस्कस कर रहा है, s का। तो क्या v और s में कोई रिलेशन होता है, क्या एक क्यूब का वॉल्यूम और सरफेस एरिया में कोई रिलेशन आप जानते हैं, सही में देखो हम तो नहीं जानते। वॉल्यूम बराबर हम जानते हैं L3, सरफेस एरिया बराबर 6L², लेकिन सीधे सीधे कोई रिलेशन पूछे तो हमको नहीं मालूम, लेकिन कोई बात नहीं। V बराबर क्या हो गया, L3, सरफेस एरिया बराबर 6L², तो क्या इस दो के मदद से आप V और S रिलेशन नहीं ला सकते, अरे L को एलिमिनेट कर दो, L का वैल्यू कितना हो गया, V का पावर 1/3, इससे बढ़ा दिए, S बराबर 6, V का पावर 1/3 का होल स्क्वायर। सो S बराबर क्या हो गया 6 और V का पावर 2/3, S बराबर 6, V का पावर 2/3, लीजिए रिलेशन तैयार हो गया। अब तुम मैथ्स को एकदम परफेक्टली सही मोड में बना लगे, देख लो ना, ds/dt प्रोसीड किए, तो बराबर क्या हो गया, दिस इज 6 2/3 V का पावर -1/3 dV/dt, 3 से काटे 2, 2 नहीं 4, कितना हो गया जी 4 V का पावर 1/3 और dV/dt, dV/dt कांस्टेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो क्या आ गया, दिस इज 4k, V का पावर 1/3 मतलब L और ds/dt। अब तुम साइंस इतने से पढ़ लेते हो तो जानता ही होगा कि अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटा दें तो एक कांस्टेंट पर कांस्टेंट हटाने से प्रोपोर्शनल आ जाएगा, और दिस इज 1/L। सो ds/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L, और तो आप क्वेश्चन आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। यही आपका ds/dt इज इक्वल टू 1/L और फाइनल आंसर। सो प्रूव्ड, surface area is directly proportional to, inversely proportional to its length। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा बात। अभी तक तो जितना भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े सब मेंसुरेशन से लिंक था, ठीक है। अब आज का एक लास्ट क्वेश्चन दिखाते हैं तुमको, ज्योमेट्री से लिंक करता हुआ क्वेश्चन, ठीक है, वही क्वेश्चन है ज्योमेट्री से लिंक करता हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बढ़िया क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो उसके बाद समझो तब बनाते हैं हम लोग। क्या बोला है, ए लैडर 26 फीट इन लेंथ। एक लैडर है, लैडर समझता है ना, लैडर अब बांस और सीढ़ी, हम उसको सीढ़ी में बनाने लगना, रॉड समझना, रॉड जैसा एक रॉड है 26 फीट लंबा, इज रेस्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, वो जमीन पर रखा हुआ है जैसे रखा रहता है,
देखा ना सीढ़ी रखा हुआ कभी, रखा लेंस अगेंस्ट द वाल, वर्टिकल वाल पर लगा हुआ, जमीन पर रख के दीवार पर लगा हुआ है, जैसा रहता है ओरिजिनल। ठीक है, बस देखो फिगर दिखाई देते हैं। ये आपका ये सीढ़ी है जी, ये जमीन दिखाई, जमीन, ये दीवार, ये सीढ़ी। ठीक है, सीढ़ी जैसे दिखाने की जरूरत नहीं है, काफी है। ये कितना 26 फीट का सीढ़ी है। ठीक है, इट स्लिप्स अवे फ्रॉम द वॉल, ये वॉल है, वॉल से दूर जा रहा है, किस रेट से? 5 फीट पर सेकंड के रेट से। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर। ठीक है, टॉप ऑफ द लैडर जो है वो किस वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर डाउन द वॉल व्हेन इट इज हाइट ऑफ 24 फीट। ठीक है, बताइए किस रेट से आएगा उस समय जिस समय इसका हाइट कितना है? 24 फीट के बराबर। उस समय चाहिए जिस समय इसका हाइट 24 फीट के बराबर है। ठीक बात, दो एक क्वेश्चन है, पर ये जो हाइट जो है 24, तो सोचो क्या क्या बदल रहा होगा, ध्यान से देखो। ये दीवार घसक नहीं सकता, जमीन घसक नहीं सकता, ये वाला फिसल रहा है, तो क्या क्या चेंज हो रहा है? तो इस दीवार से इसका दूरी बदल रहा होगा, हाइट चेंज हो रहा होगा। सो इस पे दो क्वांटिटी आपका कौन कौन? दिस इज एक्स और वाई। आप देख सकते हो, बस तो ये सपोज कर रहे हैं, सपोज एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ द लोअर एंड ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल और वाई इज द हाइट ऑफ द वॉल। क्या क्या दिया हुआ है? तो ये 5 फीट इसी का रेट दिया हुआ है, और dx बाई dt कितना दिया हुआ है? 5 फीट पर सेकेंड, और dy बाई dt आपसे डिमांड कर रहा है। अब रूल के मुताबिक क्या था? आइडेंटिफाई द क्वांटिटी हुज रेट इज डिस्कस। तो इस पे दो क्वांटिटी कौन कौन? x और y। तो ये दो क्वांटिटी आप पहचान लिए कि आइडेंटिफाई द क्वांटिटी हुज रेट इज डिस्कस। हो गया डिस्कशन। अब बताओ दोनों के बीच रिलेशन देखो तो फिगर से, एक्स और वाई को मेंसुरेशन का चीज तो है नहीं, सिमेट्री है, पता क्या रिलेशन हो सकता है? फिगर देख लो। अरे हम लोग के लिए तो ट्रायंगल दिखने में सबसे पहला ये चीज तो पाइथागोरस है, तो क्या इसमें पाइथागोरस लग सकता है? आराम से लग सकता है। एन ट्रायंगल AOB, एन ट्रायंगल AOB क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 26 फीट का स्क्वायर। दस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 26 फीट का स्क्वायर। लीजिए रिलेशन तैयार, और अब आप इसको ऑपरेट कर लीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, तो क्या आ जाएगा? 2x और dx बाई dt, और दिस इज 2y और dy बाई dt, और बराबर क्या हो गया? 0। ठीक, बस 2x dx बाई dt, 2y dy बाई dt, और बराबर हो गया 0। और अब आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। बताओ, यहाँ तो ठीक है, 2x dx बाई dt, 2y dy बाई dt बराबर 0। क्या यहाँ तक ठीक है? देखो तो क्या क्या निकालना, किसका मान था? dy बाई dt करना था, एक तरफ ले आते हैं, तो dy बाई dt बराबर माइनस 2x और 2y dx बाई dt। क्या क्या दिया हुआ है? 2 तो कटी है, तुम्हारे क्वेश्चन में dx बाई dt का मान दिया हुआ है, dx बाई dt दिया हुआ है। ठीक है, dy बाई dt निकालना कब? जब हाइट का वैल्यू 24 फीट है, यानी y का मान भी दिया हुआ है। अब फंस गया x, अब फंस गया x। अब पता x ऐसे निकालेंगे, अगर x निकाले तो सारा काम हो जाएगा, x ऐसे निकाले। तो गौर से देखो, इक्वेशन नंबर 1 तेरे पास रामबाण मौजूद है, इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके x का वैल्यू आप लिख सकते हैं 26 फीट का स्क्वायर माइनस, ठीक है, y का स्क्वायर, और ये आपका y dx बाई dt। लो, अब सब डाटा अवेलेबल है। ठीक है, y मालूम है, dx बाई dt मालूम है, जिसको ऑपरेट कीजिए तो आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।